हेलो दोस्तों, हम सब जैसे जानते हैं कि हमारा देश भारत दुनिया में सुपर पावर बनने का पोटेंशियल रखता है और यकीनन बनेगा भी। देखते हैं, इंडिया एज थर्ड इकोनॉमिक पावर आईएमएफ पॉसिबल इन 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर अंदर आईएमएफ ने कहा है कि हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर होगा। हर एक न्यूज़ पेपर की ये हेडलाइंस बनी हुई है। आगे आइए देखते हैं सिमिलर कंट्रीज रैंकिंग। कंट्री के साथ ये देखिए कितनी ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ कर रही है, कौन सी कंट्री कितनी जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है, इसमें लिखा हुआ है। तो आप देखें तो हमारा देश 7th ऐसा कंट्री है जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है और हमारी ग्रोथ रेट है 8.95, जो अभी 6.5 हो चुकी है, पर वो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं हमारी ग्रोथ रेट किस तरीके से बढ़ रही है। हमारी ग्रोथ रेट दुनिया में जब 2015 में 8% थी, आज वो 8.95 है। वो 6.45 थी 2018 में, और इस तरह से घटते बढ़ते हुए हमारी ग्रोथ रेट काफ़ी हद तक बढ़ी है। एनुअल चेंज भी हमारी ग्रोथ रेट में हमेशा पॉजिटिव रहा है इस समय, और कहीं ना कहीं ये सब दर्शाता है कि हमारा देश बहुत तेज़ी से नहीं, अभी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी, पर हाँ, हमारा देश ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं इसकी कुछ वजह भी हैं, जैसे कि आप देखिए हमारे ज्योग्राफिक फैक्टर्स, हमारा देश भारत इंडियन ओशंस में आता है, और इंडियन ओशंस एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया का सारा ट्रेड बस समर्ज हो जाता है या फिर कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा ट्रेड आकर यहीं से जाता है दूसरी पूरी दुनिया में। अगर आपको कहीं से भी किसी भी देश से ट्रेड करना है तो यू नीड इंडियन ओशंस, बिकॉज अगर आपको यूरोप से ट्रेड करना है तो आपको इंडियन ओशंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको चाइना से ट्रेड करना है यू नीड इंडियन ओशंस, अगर आपको अमेरिका से ट्रेड करना है यू नीड इंडियन ओशन। अफ्रीका, रशिया, किसी भी नेशन के साथ ट्रेड करने के लिए आपको इंडो पैसिफिक एरिया की आवश्यकता पड़ेगी, और पूरे इंडो पैसिफिक में सबसे ताकतवर कंट्री भारत है। आप ये देखिए, इट्स कंट्रीज के नाम है जो इंडियन रिम एसोसिएशन के पार्ट हैं। इंडियन रिम एसोसिएशन वो एसोसिएशन है जो इस बात का ख्याल रखता है कि इंडियन ओशंस के आसपास के एरिया में सब कुछ ठीक रहे, कोई भी परेशानी किसी भी तरह से ट्रेडिंग में ना आए। ये सभी नेशंस हैं जो इंडियन रिम एसोसिएशन के पार्ट हैं। इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज के तौर पर चाइना और इजिप्ट, यूएसए, फ्रांस और यूके जैसी कंट्रीज़ को हमने ऑब्जर्वर कंट्रीज़ बना रखा है। साथ ही आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और भी न जाने ऐसी सभी कंट्रीज़ जो इंडियन ओशंस में आती हैं, लगभग वे सभी कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं, जिससे ये एसोसिएशन बहुत शक्तिशाली बन जाता है और इसका नेतृत्व करने वाला देश भारत है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी तरह से दुनिया का पूरा ट्रेड बस भारत की ओर है, इंडियन ओशंस की ओर है, जो भारत की शक्ति को दर्शाता है, भारत की ज़रूरत को दर्शाता है, और भारत की दुनिया को क्या ज़रूरत है ये दर्शाता है। भारत के बिना पूरी दुनिया कोलैप्स कर सकती है। आप देख सकते हैं यंग पॉपुलेशन, हमारे दूसरे फैक्टर्स में आता है यंग पॉपुलेशन। हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। अप्रॉक्सिमेटली 65% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज बिलो 35। हमारी 65% ऑफ पॉपुलेशन 35 साल से नीचे की है, और ये एक बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आपके पास यंग पॉपुलेशन है तो आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम कर सकती है, जो आपकी देश की ग्रोथ में योगदान दे सकती है। हमारी जो पीक पॉपुलेशन है वो अभी तक नहीं आई है, वो 2050 के बाद हमारी पीक पॉपुलेशन आ जाएगी, और उसके बाद हमारी पॉपुलेशन गिरना शुरू हो, लेकिन अभी तक हमारी पीक पॉपुलेशन नहीं आई है। जबकि चाइना, यूएसए, रशिया, ये सारे नेशंस अपनी पीक पॉपुलेशन को देख चुके हैं और अब इनकी पॉपुलेशन नीचे गिरती जा रही है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए नए ऑप्शंस आम बन रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्लोबल डायस्पोरा, ये वो लोग हैं जो हमारे देश से बाहर गए हैं पर इनके ओरिजिनेट हमारे देश में ही हुए हैं, इनका असली रूट्स हमारे देश से ही जुड़े हुए हैं, इनके कभी पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हमारे देश से ही रिलेटेड थे। तो आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में हमारी डायस्पोरा फैला हुआ है, हमारे लोग आपको हर एक जगह पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं हलीमा याकूब जो कि सिंगापुर की प्रेसिडेंट हैं, ऐसी पृथ्वीराज रूपन जो कि मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं, इसी तरीके से ऋषि सुनक जो अभी यूके के प्रेसिडेंट बने हैं, या फिर कमला हैरिस जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये ऐसे ही आपको हर एक नेशन में हर एक जरूर बड़े पदों पर भारतीयों का दबदबा मिलेगा ही मिलेगा। पॉलिटिकल फैक्टर्स, आप इस मैप को जरा ध्यान से देखिए, सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर आपको कोई भी कंट्री ऐसा नहीं मिलेगा जिसके साथ भारत के अच्छे रिलेशंस ना हो। अगर आप टर्की को भी छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी रशिया और यूएसए दोनों के साथ अगर किसी नेशन ने अपने अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं तो ये काम सिर्फ भारत कर पाया है। आप देख सकते हैं कि ये है नाम मूवमेंट का ग्राफ, जहाँ आप देख सकते हैं कि नाम मूवमेंट, जिसे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, जो हमारे देश के महान प्राइम मिनिस्टर सर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें इजिप्ट के लीडर, इंडोनेशिया के लीडर और साउथ अफ्रीका के लीडर भी हमारे साथ थे। हम इन सभी लीडर्स ने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की। इसका मतलब नहीं था कि हम किसी के भी ग्रुप में नहीं है, हम अपनी रेखा बनाकर चलेंगे, अपना रास्ता बनाकर चलेंगे और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे। और आजकल इस ग्रुप का बहुत विस्तार हो चुका है, कई नेशंस इसमें जुड़ चुके हैं, कई ऑब्जर्वर नेशंस इसमें आ चुके हैं, और लगभग पूरा अफ्रीका इसमें जुड़ चुका है, वो अपना डेवलपमेंट चाहते हैं। साउथ एशिया इसमें जुड़ चुका है, वो अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, वो किसी के भी तरफ जाना नहीं चाहते हैं। आप देखिए हमारी डिप्लोमेसी इतनी शक्तिशाली है कि आज के बड़े बड़े नेता भी हमारी डिप्लोमेसी की तारीफ करते हैं, चाहे वो हमारे चाहे इमरान खान हो या फिर यूएई के एआई मिनिस्टर ने कहा था कि जयशंकर जी के नेतृत्व में भारत की डिप्लोमेसी बहुत ही कमाल की है, फॉरेन पॉलिसी बहुत ही कमाल और स्ट्रॉन्ग है। और भाई पाकिस्तान तो अभी हमारा फैन बना हुआ है, तो वो तो हमारी तारीफ करता ही रहता है। और दुनिया के सामने रशिया से ये कहना कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जिसका इस्तेमाल फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी किया था, और आज ये लाइन पूरी दुनिया में छाई हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इंडिया। हमारी ही शक्ति के कारण हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रशिया के सामने ये बात कह पाए। आप देख सकते हैं फॉरेन रिलेशंस, भारत के हर एक नेशन के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। यूरोपियन यूनियन हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाला कोई भी नेशन, इसके भारत के सभी नेशन के साथ बहुत मजबूत और अच्छे रिलेशंस हैं। इसी का परिणाम है कि हम लोग न्यूक्लियर डील पर 2006 में साइन करा पाए थे, एक न्यूक्लियर डील कर पाए थे। आप देख सकते हैं कि इजराइल, साउथ अमेरिका, फिलिस्तीन जैसे जो नेशन एक दूसरे के साथ नहीं होते वो भी भारत के साथ होते हैं। हर एक नेशन लगभग भारत का अच्छा दोस्त है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारत हर बहुत से ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे क्वाड, यूरो, I2U2, रिम एसोसिएशन और भी कई ऐसे ग्रुप जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमें बहुत फायदा होता है, जैसे कि ब्रिक्स, एससीओ, सार्क, सोलर अलायंस, जिनमें कई ग्रुप्स का नेतृत्व खुद भारत करता है, और ये ग्रुप्स हमें बहुत फायदा देते हैं।
अब हम बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की। तो भारत इज़ दी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया जीडीपी 2980 यूएस डॉलर्स बिलियन में हो चुकी है। लगभग 3.1 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और जो जल्द ही बहुत बढ़ेगी। $7,220 पर कैपिटा इनकम है 2021 में, और जो 2022 के अंत में काफ़ी बढ़ जाएगी। रियल जीडीपी में हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी पावर हैं, और नॉमिनल जीडीपी में भी हम जल्द ही दुनिया में एक सुपर पावर की तरह उभरेंगे। प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जीडीपी में, हम ये सब जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमारी जीडीपी है, वो 13.8 की दर से सेकंड क्वार्टर में इस ईयर के ग्रो हो रही है। एक ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छा साइन है, और ये सब हमारा कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की वजह से हो रहा हो। चाहे रतन टाटा जी हों या फिर अदानी जी, अंबानी जी, ये सभी बड़े बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स, इन सभी की वजह से भारत को बहुत फायदा होता है। थैंक्स टू आवर ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, बिग बिजनेसेस, हमारा देश दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऐसा नेशन है जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो कर रही है। हमारे देश में 84 से ज़्यादा यूनिकॉर्न प्रेजेंट हैं इस समय। हमारे देश में ऐसे कई सारे यूनिकॉर्न्स हैं, ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जगहों पर काम कर रहे हैं, फील्ड्स में काम कर रहे हैं, जैसे स्पेस सेक्टर। इसमें स्काई रूट नाम की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने अभी प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था, जस्ट लाइक स्पेस एक्स। तो हमारे पास भी बहुत ही कमाल का प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे बन रहा है। डिफेंस के मामले में हमारे पास कई सारी कंपनीज हैं, जो 40 स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में हैं, और लगभग 94 डिफेंस सेक्टर के स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल चुके हैं, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है हमारी इकोनॉमी को लेकर। अब बात करते हैं विजन की। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में हमें बहुत ही कमाल का विजन मिला है। 1947 में देश जो आज़ाद हुआ था, उसे 2047 तक 2047 तक डेवलप नेशन बनाना एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल, बहुत जटिल, लेकिन एक बहुत अच्छा विजन है। और किसी ने कहा था कि अगर आप सपना नहीं देख सकते तो वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें सोचना होगा, हमें बहुत बड़ा सोचना होगा। टू फाइंड यूनिटी अमंग 130 करोड़ इंडियंस, हम सभी को साथ आना होगा अपनी कंट्री के लिए। अब बात करते हैं इसरो की। यस, इसरो एक बहुत मेजर सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी में, हमारी सॉफ्ट पावर में बहुत ही फायदा देता है। इंडियन डायस्पोरा, यंग पॉपुलेशन, दीज ऑल द फैक्टर्स ऑफ द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। भारत की सॉफ्ट पावर बहुत शक्तिशाली होती जा रही है, और उसकी वजह इसरो भी है, क्योंकि इसरो ने पिछले कुछ समय से बहुत कमाल के मिशन दिए हैं भारत को। चाहे वो पीएसएलवी हो, जीएसएलवी हो, मार्स मिशन हो, या फिर मून मिशन, इन सभी मिशन की वजह से भारत को बहुत फायदा हुआ है। 15 मिशन 3 साल के अंदर अंदर करने का भारत इसरो ने टारगेट लिया है। 2022 तक भारत सोच रहा था कि हम ह्यूमंस को स्पेस में भेजेंगे। जिस मिशन को हमने आगे कर दिया है, पर वो होगा जरूर। आदित्य मिशन को भी हमने आगे कर दिया है, पर वो उस पर काम जारी है, और आदित्य मिशन भी हम जल्दी भेजने वाले हैं। इसके अलावा वीनस पर भी हम मिशन भेजने वाले हैं, और इन्हीं सब वजहों से भारत के अंदर नए ऑप्शंस बन रहे हैं, नए प्राइवेट सेक्टर्स बन रहे हैं, जो स्काई में जाना चाहते हैं, जो स्पेस में जाना चाहते हैं। भारत को कई सारे ऑफर्स मिल रहे हैं उनकी सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के लिए, जिसकी वजह से भारत को इसरो लगभग $279 मिलियन कमा कर देता है, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही ब्राइट नंबर है, और ये जल्दी ही बढ़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी आर्मी की। हम सब जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ी पावर्स में से एक है हमारा देश। दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल आर्मी, थर्ड बिगेस्ट आर्मी हमारे पास, हमारी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इन सभी के पास कमाल की पावर है, कमाल की यूनिटी है, और कमाल का सिस्टम है, जिसकी वजह से ये सभी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे पास कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी, कोई डिफेंस बजट नहीं था, लेकिन इस समय हमारे पास $49.6 बिलियन का बजट है, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा बजट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा देश ग्रो कर रहा है, हमारी आर्मी ग्रो कर रही है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। हम सब जानते हैं वाई 2022 R&D एक्सपेंडिचर्स इन टारगेट टू रीच 2% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनको टारगेट लेकर चले थे 20% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये कहीं न कहीं बहुत पॉजिटिव साइन है कि हमारी जो देश है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि उससे कमा सके। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट करने की वजह से भारत को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। तो और इसीलिए भारत अभी अपनी जीडीपी का 0.66% साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दे रहा है। आईटी स्पेंडिंग इन इंडिया विल ग्रो 7% टू रीच $101.8 billion in 2002 compared to the 2081.89 billion in 2021. India's medical technology sector is forecast to reach 99.6 billion in 2022. इन सभी फिगर्स, इन सभी फैक्ट्स से आप देख सकते हैं कि हमारा इनोवेशंस कितने आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ और रीजंस की बात करें तो एनर्जी, टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, न्यूक्लियर वेपन्स, कल्चर फैक्टर, यूनिटी इन डाइवर्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन टैलेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फार्मर्स, डाइवर्स जियोग्राफी, पैट्रियोटिज्म, और भी न जाने कितनी सारी वजह हैं जिनकी वजह से हमारा देश ग्रो कर रहा है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए। थैंक यू।